अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह, खानबादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरी दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि कराची समेत सिंध में मानसून के छठे स्पेल की बारिशें जारी हैं। कराची में बारिश बरसी तो मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। नाले एक बार फिर ओवरफ्लो हो गए। पाक फौज मुतासरा इलाकों में इंतजामिया के साथ इमदादी कामों में मसरूफ है। मानसून के एक और तूफानी स्पेल ने शहर कायद में जल थल एक कर दिया। शदीद बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सज्जानी टाउन, न्यू कराची, बफर जोन, मलीर कुरंगी, उरंगी समेत मुल्का इलाकों में ज्यादा बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होते ही कई फीट तक पानी भर गया। शहरी ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ियां बंद हो गयी, गलियां सड़कें जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। सज्जानी टाउन में पानी घरों में दाखिल हो गया। जगह जगह पानी के तालाब बन गए, जबकि गटरों और बिखरे हुए नालों ने इंसानी जानें भी ले ली। सज्जानी टाउन यूसुफ गोट में कश्तियों के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। शहर कायद में बारिश के बाद पाक फौज की टीमें इंतजामिया के साथ रेस्क्यू के कामों में मसरूफ हैं और पानी की निकासी का अमल भी जारी है। NDMA का कहना था कि पाक फौज की 13 रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें निकासी के लिए मुतहरक हैं। महकमे मौसमियात ने मानसून बारिशों का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशनगोई की है। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना। मजीद उनसे सूरत हाल जानेंगे। जी अब्दुल कदीर राना। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं या सिंध हुकूमत है, जो भी मुतालिका इदारे हैं, बारिशों के बाद इनकी नाअहली की वजह से शहर कायद के बासियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब भी बारिश होती है हर मरतबा दावे किए जाते हैं कि जो है बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बारिश बरसते ही तमाम इकदाम की कलई खुल जाती है और लोगों की परेशानियों में इजाफा हो जाता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल, जो कि आम इलाका नहीं है, सुरजानी टाउन नहीं है, ना ही ये औरंगी टाउन है, बल्कि गुलशन इकबाल का इलाका है। इसकी गलियां भी जो है जलथल नजर आती हैं, पानी भरा हुआ है, तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ के इलाका मकीनों को भी इंतहाई मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तमाम मामूलात जिंदगी उनके मुतासिर हैं। यहाँ के इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा बताएं, जब बारिश होती है ये पानी फौरी निकल जाता है, खड़ा रहता है? खड़ा रहता है, कम से कम 2-3 दिन तो खड़ा ही रहता है, लेकिन पूरे साल का ही मसला है। गटर लाइनों का पूरे साल का ही मसला है, पानी बहुत मुश्किल से निकलता है। अभी आप देखें, ये तो चलें, ये तो एक सोसाइटी है, आगे जब पुल के नीचे जाएंगे तो सेवरेज का खास निजाम नहीं है, आगे गटर टूटे पड़े हैं। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताएं, क्या नाम है, ये क्या मुश्किल होती है जब बारिश का पानी ऐसे खड़ा होता है? भाई यहाँ पे इतनी मुश्किल है कि भाई अभी मैं पुल के नीचे सामने दुकान है पानी की, ये पानी का गेन में वहाँ से भरा है और गाड़ी वहाँ से घुमा कर आ रहा हूँ, इतना पानी है। यानी गाड़ी डूबती है तो बंद हो जाती है गाड़ी। और यहाँ पर गटर के ये हाल है कि भाई ये बारिश हो नहीं हो, यहाँ गटर बह रहे होते हैं, नाले बह रहे होते हैं, पानी यहाँ पे ऑलरेडी चलता रहता है, इस रोड पे खास तौर पे। शुक्रिया। ये यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद थे और जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे और या बल्दियाती इदारों का जो की जानिब से जो कहा गया था, उस तरह के इकदाम देखने में नहीं आए। और ये क्योंकि एक अहम इलाकों में शुमार होता है गुलशन इकबाल, यहाँ की ये हालत है, यहाँ की गलियाँ और सड़कें जो है वो पानी से भरी हुई दिखाई देती हैं। और न सिर्फ बारिश के पानी में बल्कि यहाँ पर सेवरेज का मसला पहले से ही मौजूद है। जी शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। रुख करते हैं कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन की जानिब, जहां नुमाइंदा सच न्यूज शाहिद एजाज हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, बारिश की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में 8 नंबर चौरंगी के पास। यहाँ पर जो है बारिश होने के बाद जो है सड़कें जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है पानी जो है रोडों पे जमा है और रोडों का ये हाल है कि यहाँ पर रोडों की सड़कें टूटी फूटी नजर आती हैं, पानी जमा है। यहाँ पे शहरियों को गाड़ी ले जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जगह जगह पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है बारिश तो हुई, लेकिन जगह जगह पे रोड टूटे हुए थे, जहाँ पर गाड़ियाँ बंद हुई, गाड़ियाँ खराब हुई, गाड़ियाँ कल्टी होने के मंजर सामने आए। इसके साथ शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही जो है कराची के इलाके ये अजीज़ाबाद है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रोड की सड़कों की हालत यह है कि कोई
हिकमत अमली कोई जिला इंतजामिया की जानिब से अभी तक लाए अमली नजर नहीं आई है। पानी रोडों पर खड़ा हुआ है, लोगों को जाने आने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर गड़ा भी है, और ये यहाँ पर जो है चढ़ने वाली जो जगह है, इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है गड़ा भी है। यहाँ फुटपाथ से लोग पैदल सफर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मुश्किलात सामने आती है। लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ से गुजरने में, यहाँ पे गुजरने में। शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में पीटीआई रहनुमा अली बादल शेख ने बारिश के बाद कराची में तबाहकारियों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कराची के शहरियों को सिंध हुकूमत ने लावारिस छोड़ दिया है। बारिश के दौरान 7 अफराद जाबहक हो गए, कोई रेस्क्यू का इदारा नहीं पहुंचा। गुज़िश्ता रोज 2 बजे सिंध असम्बली में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से अपने तमाम सूबे के मामलात को भूल कर एक इल्ज़ामनामा, एक लाहौर नामा पेश किया गया, और उसके अंदर लाहौर में ये हो गया, लाहौर में ये हो गया, लाहौर में गधा डूब गया, भाई गधा डूब गया। बड़ा अफसोस था। और उसी वक्त मैंने कहा था कि 2 घंटे बाद जो प्रेडिक्शन है तो बारिश आएगी, तो उसके बाद वहाँ तो आप गधे के डूबने का अफसोस कर रहे हैं, यहाँ शहरी डूबेंगे। और हमने देखा, मैं खुद गुज़िश्ता रात कोई 2:30-3 बजे तक जो कैपेसिटी थी हमारी, हम उसके अंदर रहे, लोगों की इमदाद के लिए रोडों पर रहे, कोई लैंड क्रूजर में चढ़ कर नहीं गए, हम कोई टो ट्रक्स वगैरह भी साथ लेकर गए थे कि लोगों की मदद की जाए। कोई नजर नहीं आया, कोई सिंध हुकूमत के अफसरान, रिपोर्टर हो सकते हैं तो अफसर क्यों नहीं हो सकते? रिपोर्टर पहुंच सकते हैं तो अफसर क्यों नहीं पहुंच सकते? आपके फौज पहुंच सकती है, पानी निकाल सकती है, मदद के लिए पहुंच सकते हैं आर्मी के लोग, तो आपके लोग क्यों नजर नहीं आते? आपके सिर्फ बयान देने के लिए रह गए हैं? छोटी सी बारिश में, या इसको चलें ज्यादा पानी को कह दीजिए, 7 लोग बेचारे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कहीं 10 तो कहीं 12 घंटे, तो बाज इलाकों में 15 से 18 घंटे बिजली गायब है, जिसकी वजह से शहरी अजाब में मुब्तला हैं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद न हो सका। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बारिश का जवाज बनाकर तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से दिन का सुकून बर्बाद है, तो रात की नींदें हराम हो गई हैं। हमारे साथ क्या तुम लोग कर रहे हो? कौन सा खेल खेल रहे हो? हम बिल्कुल जलील हो गए, जलील ख्वार हो गए। सारा दिन लाइट नहीं, बच्चे बेजार हो गए हमारे। लाइट ना होने के बराबर है यहाँ। लाइट होनी तो चाहे होती नहीं है यहाँ पर, सुबह जब भी नहीं है, रात भर नहीं है, जब भी घर आओ लाइट होती नहीं है। अभी खाना खाने घर पे आऊँ मैं, सुबह से लाइट गई भी अभी तक नहीं आई है। शहरियों का मजीद कहना था कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बच्चे बड़े सब ही सख्त अजियत का शिकार हैं। छोटे बच्चे हैं, गर्मी का आप मौसम देख रहे हैं, कुछ भी यानी वो नहीं है। अभी देखें बच्चा बिल्कुल, यानी एक बच्चा और है, तबीयत उसकी खराब है, गर्मी है, तो उसको बोला गया कि उसको थोड़ा ठंड में रखें, मगर क्या कि कोई वो यानी पुरसाने हाल नहीं है। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में नाजमाबाद, नार्थ कराची, मलीर, लियाकताबाद, सरजानी, कस्बा कॉलोनी, लांडी, कायदाबाद, कोरंगी, करीमाबाद और बनारस शामिल हैं। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। वजीर आजम के मुशीर खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि नवाज शरीफ को वापस लाना लीगी सदर शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इनके जमानती हैं। इनका मजीद कहना था साबिका हुक्मरानों ने अपने पैसे भिजवाने के लिए तमाम इदारे गैर फाल किए। दुनिया भर में इन इकदामात से पाकिस्तान की बदनामी हुई। उन्होंने आज तक तो सोचा ही नहीं था कि एक ऐसा भी शाकार आएगा जो मुजरिम इधर का होगा, दवाई लेने उधर चला जाएगा और फिर वहां बैठ के चुपके से बैठ जाएगा। कानून वहां तक अभी नहीं पहुंचा था, तो उसके लिए हमें कोई स्पेशल मुआहदा करना पड़ेगा। मुजरिम के ऊपर तो जहां मिले जैसे मिले पकड़ के हवाला पुलिस कर दिया जाए, ये पूरी दुनिया का कानून है, इसके अंदर कोई वो चीज नहीं है। नैब ने परसू करना है। हमें उम्मीद है कि अगर हम इसको सही तरह से परसू करेंगे और इनको अदालतों से कोई रिलीफ ना मिले तो उनकी हवालगी जो है वो जल्द हो सकेगी। वो शहबाज शरीफ साहब की शख्सी जमानत पे गए हुए और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर उनको शख्सी जमानत दी, तो इस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट को जवाब दें उस शख्सी जमानत के ऊपर। वजीर आजम के मावन खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि नवाज शरीफ ने पूरी कौम को धोखा दिया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट से मुतालिक झूठ बोला गया।
मेडिकल रिपोर्ट में धोखा दिया गया और बैरून मुल्क चले गए। उनका मजीद कहना था कि EDTA केमिकल के इस्तेमाल को ऊपर नीचे कर दिया जाए तो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। हुकूमत और डॉक्टर्स को गलत रिपोर्ट दिखाई गई। डॉक्टर को अगर आप वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपने फोर्जरी की अपना सैंपल देते हुए, तो वो डॉक्टर तो वही देखेगा जो रिपोर्ट पे नजर आएगा। तो बदकिस्मती से ये झूठ बोल के 9 महीने से वहां पे हैं, 3 दफा रिपोर्ट्स भेजी हैं जो इनकम्प्लीट हैं। यहां पर जेल में उनसे मिलके मैं आपको बताता रहा, उनका उसने मजाक उड़ाया जाता था कि खाने के कौन कौन सी चीजें खाई जाती हैं, लेकिन उससे भी पता चलता था कि माशाल्लाह वो सेहतमंद है। वहां जाके तो माशाल्लाह मियां साहब और सेहतमंद हो गए और अल्लाह मियां उन्हें सेहतमंद रखे। तो ये जो बात कही जाती है कि जी ये फलां जगह से इजाजत मिली, फलां अदालत से, फलां कैबिनेट से, ये इसलिए कि आपने फोर्जरी की, आपने धोखा दिया, जैसे आप हमेशा देते रहे। पहले आपने अपने वर्कर्स के साथ दिया था जब आप जद्दा निकले थे एग्रीमेंट करके, फिर पूरी कौम के साथ आपने धोखा किया कि जी हमने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, फिर किया तो 5 साल का किया, वो 10 साल का निकला। तो जैसे आप पहले धोखे करते रहे, इस दफा आपने डॉक्टर्स के साथ धोखा किया। तो जब कहा जाता है कि वो आपके पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछे, तो बुनियादी तौर पर उन डॉक्टर्स का कसूर नहीं, ये उस रिपोर्ट में फोर्जरी की गई EDTA से सैंपल देते। नवाज शरीफ के बाहर जाने पर इमरान खान पछता रहे हैं। शेख रशीद अहमद का इंकशाफ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ इतने भोले नहीं कि शहबाज शरीफ वाली गलती करे। इनको वापस लाना आसान नहीं। दोनों बड़ी जमातें NRO की तलाश में हैं, लेकिन इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। नैब दफ्तर के बाहर मरियम नवाज ने जितने पत्थर फेंके सब शहबाज शरीफ की सियासत पर लगे हैं। मैंने आपको कहा था कि इन्होंने ईद के बाद कोई APC नहीं करनी, मुझे तो मुहर्रम के बाद भी इनकी APC नहीं नजर आ रही। दोनों पार्टियां NRO की तलाश में है। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको NRO नहीं देगा। जो आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। नवाज शरीफ इतना भोला नहीं है कि शहबाज शरीफ वाली वो गलती करे। मरियम साहबा ने जितने पत्थर मारे हैं या मरवाए हैं वो शहबाज शरीफ की सियासत को ठा करके लगे हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करे। ये मुर्दा अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने नून लीग के रहनुमाओं की खूब क्लास ली। कहते हैं, पहले दिन से कह रहा हूं नवाज शरीफ कोई बीमार नहीं, लंदन के होटल्स में कॉफी पीते फिर रहे हैं। बोले, सारी ऑपोजिशन समेत आपा, पापा और चाचा का दर्द एक ही है। इनका दर्द है कि इनके खिलाफ केस बंद हो। जारी टेस्ट में कौन कौन मुलविस था, फवाद चौधरी ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी बात है, अल्लाह उनको सेहत दे। हम सब भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ गो हैं कि अल्लाह नवाज शरीफ साहब को जो है वो सेहत दे। अब सिर्फ है आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। अब और तो कुछ नहीं हो रहा ना। अब सवाल ये है कि क्या ये जो नवाज शरीफ साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और उनकी सेहत ठीक है, क्या जाते हुए भी इतनी खराब थी? लग रहा है नहीं थी। क्यों लग रहा है? क्योंकि जो ही नवाज शरीफ साहब जो है वहां पे उतरे हैं वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दे सके। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम को बेवकूफ बनाकर NRO करते हैं। किसने मांगा और किसने दिया NRO? उनका मजीद कहना था, FATF बिल की आड़ में हुकूमत सियासी मुखालफिन को रगड़ना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट, ह्यूमन राइट्स वॉच समेत कई आलमी इदारे कह चुके हैं कि नैब इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और हुक्मरान सरकारी खर्चे पर झूठ बोल रहे हैं। किसने मांगा NRO? किसने दिया NRO? किसने डिमांड किया NRO? फैटफ के बिल्स के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को सियासत की नजर मौजूदा हुकूमत कर रही है। फैटफ के बिल्स के गाब में ये हुकूमत सियासी मुखालफिन को 6 महीने नजरबंद करना चाहती थी और मिसिंग करना चाहती थी, जो फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी थी। अवामी मसाइल और शिकायत के हल में कौन सी वजारत सबसे आगे? वजीर आजम डिलीवरी यूनिट ने
वफाकी वजारतों की रैंकिंग जारी कर दी। तफसीलात बताएंगे आंशिरा से। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन 10 वजारतों का ऐलान किया है। वजारत माहौलियात 57%, अवामी इत्मीनान जीत कर पहले नंबर पर रही, जिसको माहौलियात से मुतल्लिक हुकूमती कोशिशों को अवामी सतह पर पजीराई मिली, जबकि वजारत कामरेस 53% कारकर्दगी के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। वजारत पार्लिमानी अमूर बेहतर कारकर्दगी के साथ तीसरी पोजीशन पर रही। असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी 51% वोट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। वजारत इत्तलात 50% वोटों के साथ 5वें नंबर पर आ गई। वजारत इंसदाद मंशियात का 50% वोट के साथ छठा नंबर रहा। वजारत खारजा 49% कारकर्दगी के साथ 7वें नंबर पर मौजूद, जबकि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता 49% कारकर्दगी के साथ 8वें नंबर पर रही। वजारत ओवरसीज अवामी एतमाद जीतने में कामयाब 47% बेहतर कारकर्दगी से 9वें नंबर पर मौजूद। वजारत निजकारी 46% कारकर्दगी के साथ आखिरी पोजीशन पर मौजूद है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। और अब जिक्र करबला वालों का। दुनिया के कोने कोने में करबला के प्यासों का गम मनाया जा रहा है, मगर मकसद क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था जिसके सबब उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दिल का बढ़ता है दूसरी मुहर्रम से, बेकरार होते हैं लोग शाह के गम से, लब पे आता है नाला फातिमा को पुलसा दो। वाक़या करबला बकाए इस्लाम, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का नाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ लुटाकर दीन मुहम्मदी को बचा लिया, जिसकी बदौलत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर आज़ान में ताबे क़यामत गूंजता रहेगा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का इजहार होता रहेगा। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। यजीद के तख्त नशीन होने के बाद उसने हाकिम मदीना वलीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने का कहा। वलीद ने इमाम को दरबार बुलाया और बैत का तकाजा किया। इमाम ने फरमाया, हम खानदाने नबूवत हैं और मादने रिसालत हैं। हमारे घर पर फरिश्तों की रफ्तो आमद रहा करती है और हमारे खानदान पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमेशा हमारा घराना इस्लाम के हमराह रहेगा। लेकिन यजीद, जिसकी बैत की तुम मुझसे तवक्को कर रहे हो, उसका किरदार ये है कि वो शराबखोर है, बेगुनाह अफराद का कातिल है। उसने अल्लाह ताला के अहकाम को पामाल किया और बरसरे आम फस्को फजूर का मुर्तकिब होता है। मुझ जैसा शख्स किसी सूरत उस जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। इस्लाम पर अब ऐसा मुश्किल वक्त आन पड़ा था कि वजूद इस्लाम खतरे में पड़ चुका था और अब इस्लाम को एक मददगार की जरूरत थी, जो इस्लाम के कमजोर नहीफ बदन को अपने खून से कवियो तवाना कर दे और इस्लाम के जख्मों का मदावा करे, ताकि 1,24,000 पैगंबरों की काविशों का नतीजा ये दीन मुबीन इस्लाम कायम रह सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यजीद की बैत करने पर आमादा नहीं हुए तो आपने मदीना से निकलने का इरादा किया। तो आपने अपने दस्ते मुबारक से हजरत मोहम्मद बिन हनीफा के नाम वसीयतनामा लिखकर उनको दिया, जिसमें आप क़याम का मकसद यूं बयान कर रहे हैं, मैं जो मदीने से बाहर जा रहा हूँ तो मैं न हुकूमत और तोसी पसंदी का ख्वाहा हूँ और न जुल्म फसाद का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर का फरीजा अंजाम दूं और अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाप अली इब्ने अबी तालिब की सीरत पर अमल करूं। बैज़ा के मकाम पर हुर की फौज से खिताब करते हुए इमाम मजलूम ने फरमाया, ए लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी ऐसे सुल्तान जाबिर को देखे जो हराम खुदा को हलाल करार दे, अहद शिकनी करे, सुन्नते रसूल का
मुखालिफ हो, लोगों के साथ जुल्म तजावुज करे और ये उसके करतूतों पर ज़बानी तौर पर या अमली सूरत में कोई कदम उठाए तो खुदा के लिए सजावार है कि उसको दोज़ख में उस जगह करार दे जहाँ पर वो जालिम है। जिस दीन को क़यामत तक बाकी रखने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ारे मक्का के मज़ालिम बर्दाश्त किए, उसी दीन को असली शक्ल में कायम रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी इस्तबदाद के खिलाफ क़याम फरमाकर जामे शहादत नोश किया। अपनी औलाद, घर बार, दोस्त अहबाब की कुर्बानी पेश करके बता दिया कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली किसी सूरत मंजूर नहीं। जान जाए मगर शरीयत इलाही पर आंच न आए। जो मकसद शह मजलूम से नहीं आगाह, वो जानता ही नहीं दीने मुस्तफ़ा क्या है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं करता, बल्कि फरमाया मुझ जैसा भी होगा, यजीद जैसा भी होगा। ये दौरे तकरार होता रहेगा। उस वक्त मुझ जैसा उठेगा, अमर बिल मारूफ करेगा, इक़दार की जंग लड़ेगा, यजीद जैसों को मुनकरात फैलाने से रोकेगा, इन्हें दीनी इक़दार मिटाने से बाज रखेगा। बस जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह उठे, हुसैनी इक़दार अपनाते हुए यजीदियत का मुकाबला करे, वो हुसैनी है। सिर्फ स्याह लिबास पहनने से ही इमाम के क़याम के मकासद पूरे नहीं होते। हमें अपने किरदार की भी हिजरत करना होगी, अपना किरदार बुलंद करना होगा। हुसैनी इक़दार को बचाने के लिए उनको पहचानना जरूरी है ताकि हम उन्हें अपनाकर हुसैनी बन सकें। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज की खिदमत हासिल करने का फैसला कर लिया गया। सोशल मीडिया के जरिए फिरकावारियत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना SOPs पर भी अमल किया जाएगा। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खसूसी इजलास हुआ। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मजालिस और जलूसों के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत जारी कर दी। उनका कहना था कि मजालिस के दौरान मास्क की पाबंदी लाजमी की जाए, जलूस के रूट पर तजावीज़ात बर वक्त हटा दी जाएं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबे में अमन व अमान और मजहबी अमानगी बरकरार रखने के लिए तमाम तर इंतजामात किए जाएं, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फौज की मदद भी हासिल की जाएगी। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद हसान, GORC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान, DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद, सूबाई वज़रा राजा बशारत यास्मीन राशिद समेत दीगर आला काम ने शिरकत की। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर के नवाही इलाके फैरोजवाला में छत से गली में होने वाली लड़ाई की वीडियो बनाने पर लड़की पर फायरिंग कर दी गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के नवाही इलाके फैरोजवाला में गली में लड़ाई हो रही थी, जिस पर घर की छत पर मौजूद लड़की ने वीडियो बनाई। वीडियो बनाते देखकर लड़ाई में शरीक एक शख्स ने इस पर फायरिंग कर दी, ताहम फायरिंग के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जराये के मुताबिक पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम में कमी ना आ सकी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने डिस्ट्रिक्ट बारामूला के इलाके नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया। काबिज फौज ने इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। श्रीनगर में 2 माह से पुरस्रार तौर पर लापता PhD स्कॉलर हिलाल अहमद के अहले खाना ने एहतजाज किया। लवाहिकीन ने बताया कि 27 साला हिलाल अहमद 14 जून को अपने दोस्तों के हमरा गंगाबाल झील गया और वापस नहीं आया। इसके दोस्त घरों को आ गए लेकिन हिलाल का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले भारतीय फौजी खुद मायूसी का शिकार होने लगे। मकबूजा कश्मीर में 2 और भारतीय फौजियों ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढा कर भारतीय फौजी खुद सहनी मरीज बन गए। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता ही जा रहा है।
شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ کے علاقے میں بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار نے خودکشی کر لی. دوسرا فوجی جموں کے ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول پر تعینات تھا. موہت کمار نامی فوجی نے خود اپنی ہی بندوق سے خود پر فائر کیا اور ہلاک ہو گیا. ہلاک ہونے والے اہلکاروں نے جائے وقوع پر ہی دم توڑ دیا تھا، جس کے بعد انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاشوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا. بدلتے وقت کے ساتھ مدھم پڑتے سروں نے جدید ٹیکنالوجی کو گلے لگا لیا. لوک ورثہ اسلام آباد میں فنکاروں کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. فنکاروں کو ٹیکنالوجی کے استعمال اور اپنا میوزک چینل بنانے کے گر سکھائے گئے. دیہات میں رہنے والے غریب لوگ فنکاروں کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنی مالی وسائل بڑھانے کے لیے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. ورکشاپ کا اہتمام فیس فاؤنڈیشن اور رنسٹریٹر ٹیکنالوجیز کے تعاون سے کیا گیا. رنسٹریٹر میڈیا ویب سائٹ ہے جو فنکاروں کو چینل بنا کر اپنا تعارف کرانے اور مالی حالت میں بہتری کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے. لوگ فنکاروں کو موبائل فون فراہم کرے گی تاکہ وہ اپنا فن ریکارڈ کر کے دنیا کو سکھا سکیں. حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.